हेलो स्टूडेंट्स, विजय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम अपने मैथ्स के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, जो फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं आपको पूरा सिलेबस डिस्कस कराऊंगा जो हमने पढ़ना है। आने वाले टाइम में जितने टाइम तक हम सब जुड़ के मिल के आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उन सारे चैप्टर की पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम चैप्टर को सही तरीके से सीखते हैं। पहला चैप्टर स्टूडेंट्स जो बेसिक से हमने पढ़ना, और हमेशा ध्यान रखिएगा हर एक चैप्टर आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जाएगा, यानी एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट जो हम पढ़ेंगे वो है प्रॉब्लम ऑन एजेस एंड एवरेज, आयु संबंधित प्रश्न तथा औसत। सीजल का एग्जाम हो, पीओ का एग्जाम हो, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ठीक है। सेकंड चैप्टर स्टूडेंट हम पढ़ेंगे परसेंटेज, हिंदी में इसे प्रतिशत कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे परसेंटेज के अंदर, जब हम बहुत बेहतर तरीके से लॉजिक को सीखेंगे, उसका नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ्स के अंदर। एक और चीज मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और परसेंटेज का थोड़ा सा एडवांस वर्जन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। चौथा चैप्टर जो आपको पढ़ाया जाएगा वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुपात समानुपात। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास ये है, ठीक। इसी से कनेक्टेड अगला चैप्टर हमारे पास पार्टनरशिप, इसको हिंदी में साझेदारी कहा जाता है, ठीक है। जब मैं आपको अर्थमेटिक का इतना हिस्सा पढ़ा दूंगा, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आएगा, दैट इज परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। हिंदी में क्रमचय, संचय और प्रायिकता कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट क्लास जो आप लोगों के लिए है उसमें चैप्टर का नॉलेज देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अंदर स्टूडेंट 3 चैप्टर डिस्कस होंगे, टाइम एंड वर्क, चेन रूल एंड पाइपलाइन सिस्टम। 3 चैप्टर हैं। कार्य और समय में चेन रूल पहला आएगा, इसको मिक्स प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है, मिश्रित समानुपात। अगला है पाइपलाइन सिस्टम, पाइप और टैंक, अगला चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट हम जो पढ़ेंगे वो है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। तो टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर चैप्टर जो डिस्कस होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉब्लम एंड ट्रेंस जो आयु संबंधित प्रश्न है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो गया, नाव और धारा, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेस एंड गेम। ये 4 चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे सीक्वेंस वाइज। तो टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, प्रॉब्लम एंड ट्रेंस आएगा, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स आएगा और रेस एंड गेम आएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास बनेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड टेस्ट का, एसआई और सीआई। और इसमें एक खास टॉपिक है वो है इंस्टॉलमेंट का। इंस्टॉलमेंट आपको पढ़ाया जाएगा, इंस्टॉलमेंट साधारण ब्याज पर भी और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी, दोनों में हम इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एचसीएफ एलसीएम में एक बेसिक चैप्टर आएगा और छोटा सा चैप्टर है, और नंबर सिस्टम। एसएससी और सीडीएस के लिए स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में आपको मैथ्स के अंदर जितनी भी टेक्निक है मैक्सिमम क्वेश्चन से रिलेटेड वो यहाँ आपको बताई जाएगी, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बेहतरीन चैप्टर है। और कई बार ऐसा भी होता है, मैं कई बार देखता हूँ स्टूडेंट को, उनके लिए नंबर सिस्टम का मतलब होता है
कि यूनिट डिजिट निकाल दो, या उन्होंने मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक निकालना है, बेसिक डिवीजन उन्होंने पढ़ना होता है। तो नंबर सिस्टम में देखना कितने तरह से हम नंबरों को देखते हैं, कैसे वैल्यू नंबरों की बनती है। ठीक है, अगला पॉइंट, अब आते हैं हम डीआई के पोर्शन में। डेटा इंटरप्रिटेशन इंस्ट्रूमेंट्स सीजीएल प्री में एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, बैंक के एग्जाम में अगर आप बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये मैक्सिमम पोर्शन बनाता है डीआई। एसबीआई पीओ में हो गया, और हाँ इसके अलावा एसएससी मेंस के अंदर भी डीआई का लेवल बेहतरीन आता है। 2 डीआई बनेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन होता है और बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आने लग गए डीआई में। ठीक है, तो डीआई में हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पहले मैं आपको बताऊं। पहला हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ, फर्स्ट चैप्टर। लाइन ग्राफ मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं इंस्ट्रूमेंट्स। कभी भी अगर आपको लगे कि डीआई इस तरीके से बनी तो ये रिप्रेजेंट करता है लाइन ग्राफ को। कई बार आप देखेंगे, और सीजीएल हो चाहे बैंक हो, इस तरीके से डीआई है तो उसको लाइन ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट। तो एसएससी प्री में भी पूछा जाता है। देखिएगा, अगर हम बात करें पाई चार्ट की, पाई चार्ट में डीआई इस तरीके से बनती है, इस तरीके से डिवाइड होता है पाई चार्ट, और 2 तरीके से, एक तो परसेंटेज में, और हाँ दूसरा डिवाइड होता है डिग्री में। एसएससी में कई बार डिग्री में बेस आता, लाइक उसने कहा 80 डिग्री, 50 डिग्री, इस तरीके से वैल्यू बनेगी। 2 तरीके से बनेगा, परसेंटेज में और डिग्री में। ये पाई चार्ट का साइन इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तीसरा बात करते हैं स्टूडेंट टेबुलर की। टेबुलर ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेटिव ग्राफ होता है टेबुलर। जब भी आपको लगे कि इंफॉर्मेशन इस तरीके से दी गई हो, तो ये टेबुलर ग्राफ बनता है। यहां कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो कैलकुलेशन की जो टेक्निक होंगी वो आपको यहां सिखाई जाएंगी। ठीक है ना, तो ये टेबुलर ग्राफ का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट। जब भी टेबुलर ग्राफ आप देखोगे तो ऐसा डायग्राम आपको दिखेगा। ठीक है, अगला है बार ग्राफ। इसे कॉलम ग्राफ भी कहा जाता है। कभी भी अगर आपको देखना है बार ग्राफ में, तो बार ग्राफ में इस तरीके से स्टूडेंट कॉलम बनते हैं, ये आएगा। कभी भी अगर आपको ऐसा डीआई कहीं दिखे, इसको कहा जाता है बार ग्राफ। कॉलम ग्राफ या बार ग्राफ ये वैल्यू होती है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाता है, लेकिन आसान डीआई है बार ग्राफ का। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन बेस्ड डीआई। ध्यान देना, इंफॉर्मेशन बेस्ड डीआई को मैं थोड़ा सा परसेंटेज में भी सिखाऊंगा। आप कई बार देखते होंगे कि वो कहता है 35% स्टूडेंट है जिनको मैथ्स पसंद है, इतने % को इंग्लिश पसंद है, इतनों को रीजनिंग पसंद है। और आप देखते होंगे कई बार इस तरीके से वेन डायग्राम बनता है। ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड डीआई का एक हिस्सा है। या इसके अलावा कई बार यहाँ टेबल भी बनती है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। वो कहेगा एक कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो इतना है। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि ये इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन बेस्ड डीआई है। ठीक है, नेक्स्ट डीआई स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा मिसलेनियस। मिसलेनियस के अंदर इनके एडवांस क्वेश्चन होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो 3 इंफॉर्मेशन है ये लेटेस्ट एग्जामों में, पीओ हो गया मेंस, आईबीपीएस मेंस हो गया, वहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी बनने लग गए। और मुझे तो ये भी लगता है, हो सकता है सीजीएल मेंस के अंदर भी वो यहाँ से डीआई डाल दे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ रडार ग्राफ की, तो रडार ग्राफ
इस तरीके से डीआई बनाता है। देखो ऐसे एक तरीके से आपको हेक्सागन देगा और इसके अंदर वो इंफॉर्मेशन देगा हमें, लाइक इस पॉइंट से डीआई यहाँ आया फिर यहाँ गया, तो एक तरीके से स्पाइडर का एक जाला होगा, उसी तरीके से ये डीआई बनती है, ये रडार ग्राफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता स्टूडेंट, मिसिंग डीआई बड़ा पॉपुलर है। परसेंटेज का यूज तो हर जगह है, ध्यान देना। मिसिंग डीआई के अंदर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मिसिंग डीआई किस तरीके से बनती है। देखो मान लीजिए उसने यहाँ कुछ 20, यहाँ 40, यहाँ वैल्यू दे दी, और कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको वैल्यू ढूंढनी है, तो ये मिसिंग डीआई का काम है। ठीक है ना। और लास्ट डीआई का हिस्सा हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर बेस्ड डीआई। पॉपुलर डीआई है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं स्टूडेंट, ट्रायंगुलर डीआई जो बनती है, ये लॉजिक है ट्रायंगुलर बेस्ड डीआई का, मैं आपको हिंट देता हूं। देखो मान लीजिए उसने पॉइंट आपको यहां दे दिए इस तरीके से, देखो इस तरीके से इंफॉर्मेशन होती है, 3 पॉइंट यहां दे दिए, ये लाइन दे दी गई, और उसके बाद मान लीजिए ये पॉइंट ऐड कर दिए गए, इस डीआई को ट्रायंगुलर डीआई, और यहां इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास। ठीक है, जो पढ़ाया जाएगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ट्रायंगुलर डीआई का एक हिस्सा पॉइंट है। तो स्टूडेंट ये पूरा हिस्सा डीआई का है, और मैं आपको बता दूं एक हमने एवरेज बहुत ढंग से पढ़ना है डीआई के लिए, दूसरा हमारी बिल्कुल कमांड होनी चाहिए परसेंटेज में, तीसरी कमांड होनी चाहिए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, और नेक्स्ट कमांड होनी चाहिए हमारे रेशियो में। बेसिक पॉइंट एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेशियो, डीआई के लिए ये चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से आपको आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो टाइम एंड वर्क पे भी डीआई बनता है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी बनता है, एसआईसीआई में भी बनता है, लेकिन आप कोई भी डीआई सॉल्व करोगे इन चैप्टर की बेहतरीन कमांड हमें होनी चाहिए। ठीक है ना। अब आते हैं स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिनका मैक्सिमम स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे हायर मैथ्स के लिए। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा स्टूडेंट, यहां पर एडवांस मैथ्स में, पूरे अर्थमेटिक में जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। क्लियर है, बेसिक से एडवांस तक का, और जितना पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर कुछ भी नहीं आता एग्जाम में। ठीक है ना, चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें। ज्योमेट्री में जो हमने डिवाइड किया जो चैप्टर है, पहला आपको लाइन एंड एंगल पढ़ाया जाएगा, फिर हम बात करेंगे ट्रायंगल की। ट्रायंगल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज, सेंटर ऑफ ट्रायंगल जो मीडियन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, एंगुलर बाइसेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सारी वैल्यू हमने पढ़नी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल को, चतुर्भुज, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैलोग्राम, सारी चीजें हमने डिस्कस करनी, काइट, ट्रेपेजियम, सारा डिस्कस होगा। फिर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट पॉलीगन, इसको हिंदी में बहुभुज कहा जाता है, पॉलीगन को। क्लियर है, पॉलीगन एक्चुअल में ट्रायंगल से स्टार्ट हो जाते हैं, नंबर ऑफ साइड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हम पूरा पॉलीगन में पढ़ेंगे। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके होंगे। पॉलीगन में हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, और मैं लास्ट सीजीएल मेंस कई एग्जाम की बात कर रहा हूँ, हेक्सागन, ऑक्टागन पे बहुत क्वेश्चन बने स्टूडेंट, पॉलीगन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे सर्कल, वृत्त, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। क्लियर है, सर्कल पॉलीगन का ऐसा पॉइंट है, सर्कल इज ए पॉलीगन विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड। थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो हम सर्कल को पढ़ेंगे। और लास्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चन बन रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। और इसने ये पूरे 6 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से हमने ज्योमेट्री में पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो ये 6 चैप्टर की बेहतरीन हमें कमांड रखनी है स्टूडेंट। और
आपको सिलेबस में इसलिए भी बता रहा हूँ जिससे कि आने वाले वक्त में अगर आपको लगे कि कौन सा चैप्टर छूट गया या कोई चैप्टर नहीं हुआ तो एक आइडिया आ जाता है, इसका मतलब सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। और सबसे खास बात, बैच कंप्लीट किया जाएगा, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो जरूर ध्यान देना स्टार्टिंग और कंप्लीट। कई बार होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि शुरुआत हो गई, कंप्लीट होगा या नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है कंप्लीट यहाँ पर ज्योमेट्री है। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है मेंसुरेशन। हिंदी में इसको क्षेत्रमिति कहा जाता है। इसको 2 पॉइंट में मैंने डिवाइड किया, एक 2D जिसमें आपको एरिया पेरीमीटर पढ़ाया जाएगा, और अगला है 3D वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। 2 डायमेंशन के अंदर स्टूडेंट जो खास तौर से जो मुझे लगता है आपको एरिया से रिलेटेड हर प्रॉपर्टी, आजकल आप देखते होंगे शेडेड बेस्ड क्वेश्चन, ये हो गया। मान लीजिए स्क्वायर है, एक क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट दे दिया, इस सर्कल का रेडियस, आप 17 मेंस का पेपर देख लो, इस वाले सर्कल का रेडियस हो सकता है इस वाले सर्कल के बारे में बात कर दे, हो सकता है इस सर्कल के बारे में हमसे बात कर ले। कोई भी क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में ट्रेंड कर रहे हैं, जब भी बात करते हैं शेडेड बेस्ड पोर्शन की, ये एरिया हो गया। इसके अलावा देखिएगा कई क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, एक सेमी सर्कल में वो इस तरीके से सर्कल अरेंज करके देता है और इस सर्कल का हमसे रेडियस पूछता है, ये क्वेश्चन हो गए हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो डायग्राम बेस है, शेडेड बेस्ड पोर्शन का है, तो सारे क्वेश्चन हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कई बार क्वेश्चन बहुत पॉपुलर बन रहा है, स्क्वायर है, मिड पॉइंट से एक दूसरा स्क्वायर बना, फिर इन सर्कल है, फिर वो कहेगा यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमसे रेशियो पूछता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन इस तरीके के सवाल हो गए, ये वैल्यू बन गई है। कई बार ऐसा भी आप देखते होंगे, हमारे पास यहाँ से एक क्वाड्रेंट है और यहाँ पर एक सर्कल है, इसका रेडियस डिस्कस करने के लिए कह लेगा, ये सर्कल हो गया। तो हर एक पॉइंट को स्टूडेंट जो शेडेड बेस्ड पोर्शन होंगे, इसके अलावा मैं देखता हूँ कई बार ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से एक क्वाड्रेंट ये बना, यहाँ से एक क्वाड्रेंट ये तैयार हुआ, एक ये क्वाड्रेंट बना, एक ये बना, और फिर उससे इस पोर्शन का एरिया पूछा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो शेडेड बेस्ड पोर्शन से है, हर एक चीज आपको बताई जाएगी, और मेनली मेरा फोकस इन क्वेश्चन में यहाँ रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आप देखते हैं कई क्वेश्चन मैक्सिमम देखो, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सारी चीजें हैं जो आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। विद प्रैक्टिकल आपको बताया जाएगा किस तरीके से वॉल्यूम 3 डायमेंशन डायग्राम से आपको सिखाया जाएगा, थोड़ा सा और चीजें समझने में आसानी होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं स्टूडेंट, अलजेब्रा। अगला इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में, मेंस हो चाहे प्री हो, और सारे क्वेश्चन बनते हैं अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। पहला चैप्टर स्टूडेंट अलजेब्रा के अंदर सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ाता हूं मैं। कई लोगों को क्या लगता है सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर स्टार्ट कर दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्ट्स एंड इंडिसेस बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर सर्ट्स और इंडिसेस का कंपैरिजन हो गया, उनकी पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में बहुपद कहा जाता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट पॉलिनोमियल। मैं कई बार देखता हूँ स्टूडेंट कि पॉलिनोमियल को बहुत कम टीचर ज़्यादा डिस्कस करवाते हैं, और आप पुराने मेंस के पेपर उठा के देख लो, पूरा दिक्कत इस चैप्टर ने निकाली है। लाइक वो आपसे यहाँ कोई भी डिस्कशन कर सकता है, वो आपसे कह देगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 के रूट अल्फा और बीटा है,
रूट्स गिवन है और हमसे पूछ लेगा ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करने जिसके रूट ये हैं, ये क्यूब हो सकता है, पावर 5 हो सकता है, 6, कुछ भी वैल्यू बनाई जा सकती है, अल्फा अपॉन 2 बीटा अपॉन 2 हो सकता है। तो जहां पर रूट बनाने वाले क्वेश्चन है, चाहे मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं चाहे मैं क्यूबिक की बात करूं, तो सारी वैल्यू आपको सिखाई जाएंगी इस चैप्टर में, जो कि है पॉलिनोमियल। तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यहां पर ही शुरुआत होती है फॉर्मूले की। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसको हम अलजेब्रा एक्चुअल में बोलते हैं वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बीज गणितीय सर्वसमीकाएं, वो हम यहां डिस्कस करेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मिनिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अलजेब्रा में, ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और ज़्यादातर मैं देखता हूँ हर आदमी इन पे फॉर्मूले पे डिस्कस करता है, लॉजिकली कोई डिस्कस नहीं करता। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ इस मैक्सिमम मिनिमा के लिए, ये सारी चीज़ें आपको विद ग्राफ समझाई जाएंगी। क्यों? लीनियर इक्वेशन में y बराबर x, क्यों लीनियर में मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन नहीं आता? क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनता है? क्योंकि जो ग्राफ है वो एक पैराबोला बनाता है, परवल है। अगर ये मैक्सिमा है तो मिनिमा, अगर ये इनफाइनाइट चला जाएगा तो मिनिमम वैल्यू होगी कोई ना कोई। क्यों? अगर वैल्यू माइनस ये है, किस वजह से ग्राफ ये बनता है? यहाँ मिनिमम माइनस नेगेटिव में और मैक्सिमम की वैल्यू पूछी जाती है। क्लियर है? तो ये चीज़ें समझनी है। इसकी वजह ये है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इस तरीके से जाता है, मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है इस तरीके से बनता है, मैक्सिमम अगर इन्फिनिटी होगा तो मिनिमम पूछेगा, ये ग्राफ हो गया। क्यूबिक, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है स्टूडेंट, इस तरीके से ग्राफ बना। देखो 3 वैल्यू है, अभी भी देखो मैक्सिमम इन्फिनिटी में चला गया, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी में। तो ये सारी चीजें आपको विद ग्राफ डिटेल में समझाई जाएंगी, और वो चैप्टर हमारे पास है मैक्सिमा और मिनिमा अलजेब्रा में। ठीक है, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बता दिया पूरे चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिकोणमिति। कई लोगों को टफ लगता है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एसएससी और सीडीएस में, सीडीएस में थोड़ा बहुत है भी, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास इनवर्स वाले क्वेश्चन अभी आने ही स्टार्ट नहीं, बहुत हायर लेवल की नहीं आने शुरू हुए, लेकिन जो भी ट्रिग्नोमेट्री का लेवल है आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे अलजेब्रा हो, चाहे हम बात करें मेंसुरेशन की, चाहे हम बात करें ज्योमेट्री की, ये एसएससी स्टूडेंट्स जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो सीडीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में पहला चैप्टर मैं आपको बताऊंगा मेजरमेंट ऑफ एंगल, डिग्री एंड रेडियन। पहला चैप्टर यहां से शुरू करेंगे हम। 3 तरह से मेजरमेंट, सर्कुलर मेजरमेंट रेडियन में, दूसरा डिग्री में, और तीसरा होता है ग्रेड। 3 सिस्टम होते हैं। एक आप जानते हैं रेडियन है, जिसको सर्कुलर मेजरमेंट बोलते हैं, अगला है डिग्री, और तीसरा है ग्रेड। ये हमने नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको चेंजेस करना सिखाऊंगा। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट, ये फ्रेंच सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है, सर्कुलर मेजरमेंट है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चेंज करना मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम डिग्री और रेडियन पढ़ेंगे। अगला मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, पूरा नॉलेज आपको दिया जाएगा। अनुपात हो गया। तीसरा बताया जाएगा आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। मेंस में आप देखते होंगे 2-2 क्वेश्चन तक लगातार बन रहे हैं, और एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है। और नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
और हाँ स्टूडेंट, इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैं आपको दो तरह से बताऊंगा, बेसिक और एडवांस, दोनों आपको बताए जाएंगे स्टूडेंट। बेसिक आइडेंटिटीज भी और एडवांस आइडेंटिटीज भी, बेसिक एडवांस दोनों आपको यहां सिखाई जाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां नहीं लिखा गया, मैं आपको बता देता हूं, नेक्स्ट एक और हिस्सा जो हम यहां पढ़ेंगे वह है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अधिकतम और न्यूनतम मान ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अधिकतम और न्यूनतम मान होती है, एग्जाम्पल देखो, मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट समझाता हूं, देखो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बोलते हैं साइन ऑफ थीटा, ठीक है, लाइक मैंने 0 डिग्री लिया, 90 डिग्री लिया, 180 डिग्री लिया, और ये सारी चीजें विद ग्राफ। आप जानते हैं स्टूडेंट साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 1, साइन 180 -0, साइन -90 -1, और एक ग्राफ बना। तो आप खुद देखिएगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू +1 बनी तो बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी बनी, -1। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको। सेम कॉस की बात करेंगे, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90, कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू 1 बनी। फिर हम अगर कॉस 90 की तरफ जाएंगे, कॉस 90 फिर 0 हो गया, फिर ये कॉस -90, फिर कॉस 180 -1 हो गया। तो खुद ही देखो स्टूडेंट, मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1, साइन और कॉस का ग्राफ ये बन गया। बिल्कुल उसी तरीके से टेन और कॉट की बात करेंगे स्टूडेंट, बिल्कुल इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करता है। देखो अगर हम ग्राफ को पूरा डिटेल में समझेंगे, देखो 0 डिग्री, 90, -90, 180, 10 0 0, 10 90, सीधे इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है ग्राफ। 10 माइनस थीटा यानी -10 थीटा, तो माइनस इन्फिनिटी ग्राफ इस तरीके से देखो, 10 का ग्राफ यानी प्लस इन्फिनिटी से मिनिमम माइनस इन्फिनिटी तक आ गया। 10 कॉट बिल्कुल इसी तरीके से। सेम कहानी अगर हम ये कहें कॉसेक और सेक को लेकर, देखो अब मैं आपको बताता हूं, कॉसेक 0 इन्फिनिटी, कॉसेक 90 1, फिर कॉसेक 180, साइन कॉसेक 90 + 90, सेक 90 कितना चला जाएगा फिर से। अब देखो हम पूरे ओवरऑल वैल्यू की बात करेंगे, कॉसेक 0 यानी इन्फिनिटी चला गई वैल्यू, फिर हम कॉसेक 90 की बात करेंगे, वो 1 आ जाएगी वैल्यू, फिर हम कॉसेक 180 की बात करते हैं, कॉसेक 180 यानी 90 + 90 हो गया यानी कॉस 90, और कॉस 90 0 रिवर्स होकर वैल्यू सेक में ये चला गया। इस तरीके से ग्राफ बन गया कॉसेक का। तो ये सारी चीजें बेहतर तरीके से आपको बताई जाएंगे स्टूडेंट जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो पूरा हमारे सिलेबस का क्लासिफिकेशन था स्टूडेंट्स, और ये कंप्लीट सिलेबस है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया पूरा हिस्सा हमारे पास, पूरा अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन कंप्लीट आपको लिखवा दिया गया है, ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई हायर मैथ्स के अंदर, पूरा डीआई का पोर्शन कंप्लीट है। डीआई के बाद पूरे चैप्टर का क्लासिफिकेशन देखिएगा पूरा, एसआई एचसीएफ एलसीएम नंबर सिस्टम है, टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर है, टाइम एंड वर्क है, और ये चैप्टर हमारे पास स्टार्टिंग के चैप्टर बने, ठीक है। तो एवरेज हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, और इस चैप्टर हमारे। तो स्टूडेंट आप कहीं भी पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, कहीं भी पढ़िए, तो ये जानना बहुत जरूरी, कंप्लीट सिलेबस ये है। आप कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, तो चाहे आप बैंक की तैयारी करते हैं, आप एसएससी की तैयारी करते हैं, आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारा कंप्लीट सिलेबस है हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। बस टॉपिक वाइज टॉपिक थोड़ा बहुत अंतर आता जाता है, ठीक है। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं,
और ढंग से सुनिएगा, और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ ऑफलाइन क्लास में भी और यहाँ भी कहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसेप्ट। बस मेरे माइंड में जो चल रहा है, जो लॉजिक चल रहे हैं, उस लॉजिक को मैंने आप तक पहुँचाना है एग्जाम के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल तरीके से, दोनों वे में आपको सिखाई जाएंगे, ठीक है। तो उस कंसेप्ट को हमें सीखना है। कोई भी कहीं डाउट होगा हम डिस्कस करेंगे जब हम लाइव पढ़ेंगे ऐप में, तो जो भी आपका डाउट्स होगा वहीं पर वो डाउट क्लियर होगा, वही डिस्कशन वहीं पर आपका क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस बताया गया, और इस चैप्टर का पूरा लॉजिक समझते हैं आज, कंप्लीट लॉजिक, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन एजेस एंड एवरेज, ठीक है। तो स्टूडेंट, टाइप 1 में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एवरेज का कंप्लीट कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं, औसत का। ठीक है ना, सीखते हैं चलिए। अब एवरेज या औसत है क्या? अगर किन्हीं भी स्टूडेंट से मैं किससे क्वेश्चन पूछूं, मैक्सिमम जवाब देंगे सर एवरेज है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। हिंदी में कहेंगे कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। स्टूडेंट, ये एवरेज नहीं है, ये एवरेज का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है तो एवरेज है क्या? एक बात बताओ, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर फॉर्मूला ही तो हुआ, वो एवरेज की डेफिनेशन थोड़ी हुई। अब मैं आपको क्लियर करता हूं। स्टूडेंट, एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एवरेज का मतलब होता है। औसत का मतलब है एक समान वितरण करना, यानी चीजों को बराबर तरीके से बांटना ही औसत कहा जाता है। पहली बात, ये चीजें माइंड के अंदर बैठा दीजिए, कुछ और नहीं है। चीजों को जब बराबर तरीके से बांटा जाए उसको एवरेज कहा जाए। अब इस एवरेज को आप मीन बोलो, जिसको हिंदी में आप माध्य बोलते हैं, या आप इसे अर्थमेटिक मीन बोलो, जिसको आप समांतर माध्य बोलते हैं, सब एक ही बात हुई। तो पहले इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरी वैल्यू को, मीडियन अलग वैल्यू होती है जो हम स्टेट में पढ़ते हैं, और यहाँ भी आपको बताया जाएगा। तो जब भी हम बात करेंगे एवरेज की स्टूडेंट, तो एवरेज का मतलब होता है एक समान बांटना, बराबर वितरण। एग्जाम्पल समझते हैं इसे, ठीक है। पहली बात ये ध्यान देना स्टूडेंट, फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे अभी हम। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए 100 मार्क्स के आपने सपोज 5 पेपर दिए। एग्जाम्पल, किसी में आपके 80 मार्क्स आए, किसी में आपके 90 मार्क्स आए, किसी में आपके 70 मार्क्स आए, कहीं आपके 60 आ गए, और कहीं आपके पूरे 100 आ गए। तो मुझे बताइए, क्या आपके नंबरों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं है ना। आप कई बार देखते होंगे एग्जाम में, जब आप एकेडमिक पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि आप बोलते हैं सर मेरे इतने परसेंटेज मार्क्स आए। मान लीजिए अगर हम ऐड करते हैं पूरी वैल्यू को, 170 ही हो गया, 170 में 70 ऐड करेंगे 240, 300, 100, कितना बन गया ओवरऑल? 400। ये वैल्यू बन गई। कहीं से भी ऐड करते हैं, 80 और 60 140, 140 और 90 230, 300 400, 400 आपके आए ओवरऑल 500 में से। जब आप ये परसेंटेज का हिसाब लगाते हैं, मैं बोलता हूँ हमारे 80% आए। तो मालूम है स्टूडेंट, वो 80% आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर कोई ये कहे कि मेरी फर्स्ट डिवीजन 60% आए, तो 60% उसका एक एवरेज बनता है। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे एवरेज की, एक चीज हमेशा क्लियर रखनी हमें, वो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। चीजों को बराबर तरीके से बांटना ही औसत कहलाता है। ठीक है, चलो अब चीजों को और बेहतर समझते हैं। मान लीजिए ए, बी, सी, डी और ई 5 मेंबर हैं। ठीक है, सपोज मैंने कहा इसके बाद 45 रुपीज है, मैंने कहा इसके बाद 60 रुपीज है, सपोज मैंने कहा इसके बाद 100 रुपये हैं।
मैंने कहा सपोज इसके बाद 35 रुपीज़ हैं और मैंने कहा सपोज इसके बाद 120 रुपये हैं। ठीक है, अब मुझे सिर्फ ये बताइए क्या ये पैसा इक्वल डिवाइड हुआ, क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ? आप कहेंगे नहीं। क्यों? ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो मुझे बताओ स्टूडेंट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? चीज़ों को बराबर बांटने के लिए सबसे पहले मैं इन सब से पैसे इकट्ठे करूंगा। मैं कहूंगा भाई जितना तुम्हारे पास है दो पहले जमा करो, एक पैसे जमा। चलो ऐड करने जाएंगे, पूरी वैल्यू को देखो, 60 और 100 कितना? 160, 120, 280, और 280 में अगर हम 80 ऐड करेंगे 200 तो कितना हुआ स्टूडेंट? 360 रुपीज़ ओवरऑल इकट्ठा हो गए। ठीक है, दोबारा देखते हैं पूरी वैल्यू को। 35 और 45 कितना हुआ? 80, 80 और 120 कितना हुआ? 200, 300 और 360 रुपये। यानी मैंने इन पांचों मेंबर से 360 रुपये इकट्ठा किए। अब मैंने इन सबको बराबर बांटने हैं, तो मैं क्या करूंगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 मेंबरों से डिवाइड करूंगा। और जब मैं 5 मेंबरों से डिवाइड करूंगा स्टूडेंट, तो बताइए 72 रुपीज़ हर एक को मिलेंगे। तो बताओ इसके हिस्से में आया 72, पहले मेंबर के हिस्से में, जो सेकंड मेंबर है इसको भी 72 मिला, थर्ड मेंबर इसको भी 72 मिला, चौथे मेंबर को भी 72 रुपये मिले, और पांचवें मेंबर को भी 72 रुपये मिले। और हाँ स्टूडेंट, इन 5 मेंबरों में से हर एक को 72 रुपीज़ मिले। अब ये बताओ 72 अब बना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और हाँ इसी को ही एवरेज कहा जाता है। पहले ये चीज समझना जरूरी है। और हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर नींव स्ट्रांग रखोगे ना, कोई भी इमारत खड़ी हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर मैं सीधे क्वेश्चन में जाऊंगा तो आप उस क्वेश्चन को समझ लोगे। क्यों? क्योंकि मैंने समझा दिया और किसी ने भी टीचर ने बताया और हो गया। लेकिन उस क्वेश्चन के पीछे की कहानी, उसका लॉजिक, उसका कंसेप्ट और कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं वो जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ों को समझो। अब ये बताओ 72 है क्या? तो आप कहेंगे सर 72 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हर एक को मिला, और जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट उसी को ही एवरेज कहा जाता है। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी हम बात एवरेज की करेंगे तो मैंने इन सब से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिया, मैंने पैसे इकट्ठा किए, मैंने कहा जितने सब दे दो भाई, 5 लोगों में बांटे जाएंगे, हर एक को 72 रुपये मिलेगा, और ये एवरेज है तो 72 एवरेज बन गया, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ठीक है, तो पहली चीज जो आपको सबको जाननी जरूरी है, ये एवरेज होता है। अब सुनो, अब यहां से फॉर्मूला तैयार होने वाला है, देखो कैसे। सुनो, अब मुझे बताइए ये 360 है क्या टोटल? 5 है क्या मेंबर? तो हमने क्या तैयार किया? एवरेज। तो स्टूडेंट अब यहां से फॉर्मूला तैयार हमारे पास एवरेज का बना। बताओ क्या बना? एवरेज निकालने का तरीका। चलो देखते हैं। अब यहां से हमारे पास एवरेज जो निकालने का तरीका बना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, जो हम एवरेज की बात करते हैं, ये टोटल है जो हमने इकट्ठा किया। कितने मेंबरों में? 5। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बनी टोटल सम, जो हमने निकालना है, अपॉन टोटल नंबर। ये हो गया एवरेज निकालने का तरीका। जब भी बात हम औसत की करेंगे तो यहां से फॉर्मूला बनाए स्टूडेंट, वो है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। और हाँ, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आप लिखेंगे औसत निकालने के लिए कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, जो सम होगा एक तो ये आना चाहिए, अपॉन दूसरी वैल्यू आनी चाहिए कुल संख्या, ये वैल्यू आनी चाहिए एवरेज में। कुल संख्याओं का जो योग होगा और जो कुल संख्या आएगी उससे हम औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, और ये कब होगा एक्चुअल में? ये बराबर वितरण करने के लिए, जितने रुपए होंगे, जितने मार्क्स जो भी हैं, और जितने नंबर होंगे हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकालेंगे। ठीक है, इसी में एक छोटा सा फॉर्मूला और तैयार होता है। देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर हम किसी क्वेश्चन को ट्रेडिशनली सॉल्व करोगे
तो हमें हर बार टोटल सम निकालना पड़ेगा। यानी अगर हम निकालना चाहते हैं टोटल सम को, कैसे निकलेगा स्टूडेंट? यहां मल्टीप्लाई होगा तो बताओ क्या आएगा? एवरेज इनटू नंबर। इससे हम टोटल सम निकाल सकते हैं। यानी अगर हमें टोटल सम निकालना है तो हमारे पास एक तो एवरेज होना चाहिए और टोटल नंबर जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल सम। और हाँ, एवरेज में जब भी कोई क्वेश्चन ट्रेडिशनली सिखाई जाएगा उसमें टोटल सम आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, जब हम टेक्निक पे बात करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम निकालें, ठीक है? तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर हमें कुल संख्याओं को योग निकालना है तो आएगा औसत गुणा गया कुल संख्या, ये हमारा तरीका बनेगा। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये फॉर्मूला है जो आपको लिखना है। इसका यूज हम कितना करेंगे हम पे डिपेंड करता है बाद में, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना जब भी हम, और टोटल सम जितने नंबर होंगे, और ये कहाँ से बना ये मैं आपको बता चुका हूँ। हमने पैसा इकट्ठा किया, यहाँ से एवरेज बना। एक तो ये जानना सबको जरूरी है, ठीक है? क्लियर है? अब समझ गए ना? अब इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला हो गया, टैली कर लीजिएगा, ठीक है? देखो अब बात करते हैं स्टूडेंट एवरेज की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत पे। एवरेज है क्या? ये मैंने बता दिया, बराबर वितरण है, हर एक को 72 रुपए मिले, ये एवरेज है। अब देखो इसी नंबर को मैं दोबारा एग्जांपल में ले आता हूँ। ए, बी, सी, डी और ई। 45, 60, 100, 45, 60, 100, सी को 100 रुपये मिले, 35 और 120 और 120, ठीक है? ये 5 मेंबर है। किसके पास 45 रुपये, किसी के पास 60, किसी के पास 100, ये 5 मेंबर है। जब मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया तो हर एक को कितने दिए? 72 रुपये दिए, ठीक है? इसका मतलब इसको 72 मिला, इसको 72 रुपये मिला, इसको भी 72 रुपये मिले, इसको भी 72 रुपये मिले, और इसको भी 72 रुपये मिले, ठीक है? यानी जब हमने चीजों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया स्टूडेंट, तो हर एक की वैल्यू 72, 72, 72 है। ये एवरेज है, बराबर वितरण। अब मैं एक खास बात एवरेज की बताता हूं और इस लॉजिक पे आगे हम बढ़ेंगे। देखो पहला पॉइंट, इसके पास थे कितने? 45, मिले कितने? 72। इसका तो फायदा हो गया, कम रुपए थे मिले ज्यादा। अब आप मुझे बताओ कितना ज्यादा मिला स्टूडेंट? देखिएगा अगर हम देखते हैं तो वैल्यू कितनी आ गई? 7 और 6 में से 4 गए 2, इसको 27 रुपये एक्स्ट्रा मिले। सीधा सा मतलब है भाई, जब बराबर बटेगा तो सिंपल सी बात है, जिसके पास कम होंगे उसका फायदा होगा, जिसके पास ज्यादा होंगे उसका नुकसान होगा। इसको 27 रुपये ज्यादा मिल गए ओवरऑल वैल्यू में देखते हैं, और ये आ गया। इसके बाद 60 थे, मिले कितना? 72, इसको 12 रुपये ज्यादा मिल गए। इसके बाद 100 थे, जब पैसा बराबर बटा तो उसका नुकसान हुआ, इसको 28 रुपये का नुकसान हो गया, 28 रुपीज का। फिर देखो इसके बाद 35 थे, इसको 72 मिले, इसका बहुत ज्यादा प्रॉफिट, बताओ कितने का? इसको 37 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। देखो इसके बाद 120 थे, इसको 72 मिले, इसका भी नुकसान हो, बताओ स्टूडेंट कितने का नुकसान हो? बताओ। ये हो गया 8, 12 माइनस 7 कितना है? 5। इसका 58 रुपीज का लॉस हो गया। कम थे ज्यादा मिले प्रॉफिट, कम थे ज्यादा मिले प्रॉफिट, ज्यादा थे कम मिला नुकसान, कम थे ज्यादा मिला प्रॉफिट, और 120 से 72 में आ गया स्टूडेंट। पूरी वैल्यू देखिएगा 48, सॉरी ये आ गया 48 रुपीज का उसे यहां पर लॉस हो गया। ये वैल्यू बनी 48, ठीक है? अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, सुनिएगा स्टूडेंट देखिएगा। अगर मैं ओवरऑल वैल्यू को सॉल्व करने जाता हूं, ध्यान दीजिएगा इस पूरी वैल्यू में, 27 + 12 39, 39 और 37 कितना गया? 76, ये वैल्यू बन गई। 7 और 2 9 और 7 16, ये बन गया। 2 और 1 3 और 3 6 7, -28 - 48 8 8 16, 4 2 6 1 7, ये भी आए 76। 76 पॉजिटिव और 76 नेगेटिव। मुझे बताओ स्टूडेंट नेट इफेक्ट कितना बना? 0। और ये खास बात है एवरेज की। एवरेज नेट इफेक्ट को, डेविएशन को हमेशा 0 बना लेता है।
किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट हमेशा 0 के बराबर होगा, और यही एवरेज की खास बात है। इसको ज़्यादा मिला, इसको कम मिला, इसको कम मिला, इसको ज़्यादा मिला, इससे कम मिला, तो ये वैल्यू 0 है। और हाँ स्टूडेंट, कभी भी अगर ऐसा हो कि ये इफेक्ट अगर 0 के बराबर ना आए, अगर ये इफेक्ट 0 के बराबर नहीं है ना एवरेज स्टूडेंट, इसका मतलब हमने एवरेज गलत तरीके से निकाला है। तो ये इफेक्ट हर बार 0 के बराबर होना चाहिए। जब ये 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब करेक्ट एवरेज। अब आपको देखो 72 करेक्ट एवरेज था, तो इफेक्ट 0 बना। अब मान लीजिए अगर 0 नहीं है तो हम कैसे वर्क करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्लियर हो गया? ये चीज़ें समझ गए आप सब? चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिएगा। इसी में एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो ध्यान से। मान लीजिए ए और बी 2 मेंबर हैं, इसके बाद 30 रुपये और इसके बाद 20 रुपये। सुनना, सम 50, हर एक को इस समय 25 रुपये, इसको भी 25, इसको भी 25। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके बाद 30 थे, 25 मिले, कितना कम मिला? 5 रुपये कम मिले। इसके बाद 20 थे, इसको मिले 25, कितना ज़्यादा मिला? 5 रुपये ज़्यादा मिला। तो मुझे बताओ स्टूडेंट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बताओ ओवरऑल इफेक्ट कितना? 0 तो हुआ। इसका मतलब करेक्ट है, बिल्कुल एवरेज। तो इफेक्ट हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, अगर इफेक्ट हमारा 0 के बराबर है, अब कुछ चीज़ों को समझते हैं। अब निकालते हैं एवरेज का सेकंड मेथड, जो हमें जानना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा? अब चीज़ें समझते हैं। अब एवरेज को निकालने के तरीके पे ध्यान देते हैं, कितने तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। अब देखो एवरेज निकालने का सेकंड तरीका स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। ध्यान दीजिएगा, जिसे हम कहते हैं एज्यूम मीन मेथड। हिंदी में से कल्पित माध्य कहा जाता है, कई लोग उसको डेविएशन मेथड भी बोलते हैं, जो जिसको सही लगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एज्यूम मीन मेथड की, कैसे हम एज्यूम मीन मेथड से एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब एज्यूम मीन मेथड में अगर हमें एवरेज निकालना है तो किस तरीके से वैल्यू बनाई जाती है, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, और बहुत ढंग से पूरे वैल्यू को समझना। देखो सबसे पहले हम इस पूरे 5 नंबरों का कुछ एवरेज एज्यूम करेंगे, और हाँ एवरेज जो आपकी मर्जी है वो आप एज्यूम करिएगा, जो आपको ठीक लगे। मान लो किनिस्ट ने कहा कि सर मैं एवरेज को 60 एज्यूम, या सपोज ये कहा कि मैंने एवरेज को 70 मान लिया। 60 मानो, 100 मानो, 1000 मानो, आपकी मर्जी हो। एवरेज का ये तरीका हो गया वो क्लियर। मैंने क्या कहा, एवरेज में इफेक्ट हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। अब मैंने एक चीज और कही स्टूडेंट, अगर एवरेज मैंने 70 एज्यूम किया, इसका मतलब 70 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी हर एक को मैंने 70 रुपये दे दिए, ये वैल्यू बन गई। ये एज्यूम वैल्यू है, हर एक के समय 70 रुपीज आ गए। अब चीजों को समझना, देखो इसके बाद थे कितने? 45, मैंने दिए कितने? 70। कितना एक्स्ट्रा दिया स्टूडेंट्स? 45। 70 में से 45 माइनस करो, मैंने इसके 25 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, कई ऐसे हो 45 70 घटा के यहां -25 लिखते हैं। पहली चीज समझो, थे क्या 45, मैंने इसको 70 रुपये दिए, एज्यूम वैल्यू, मैंने 25 रुपीज एक्स्ट्रा दिए। 60 रुपये थे, मैंने इसको 70 रुपये दिए, यानी मैंने इसको 10 रुपये और दे दिए। इसके बाद 100 रुपये थे, 70 मिले, यानी नुकसान हो गया कितने का? 30, ये हुआ है -30, ये वैल्यू बन गई। उसके बाद 35 थे, मैंने इसको 70 रुपये दिए, यानी मैंने इसको 35 एक्स्ट्रा दे दिए। इसके बाद 120 है और दिए गए 70, कितने कम दिए? 50, यानी मैंने इसे 50 रुपये कम दिए।
चीज़ों को समझो, ये उनकी रियल वैल्यू है। जब मैंने एवरेज की बात हुई, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, चीज़ों को जानिएगा, मैंने 45 की जगह 70 दिए, 25 ज़्यादा दिए, कई से माइनस करते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करते हैं, इन चीज़ों को समझो। 45 की जगह 70 दिए। अब देखते हैं ओवरऑल वैल्यू को, पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। 25 और 10 35, और ये 35 हो गया 70 प्लस 70, -30 -50, ये हो गया -80। सॉल्व करने जाएंगे स्टूडेंट, ये वैल्यू बन गई -10 रुपीज, ये आ गया -10 रुपये। यानी जब हमने पूरी वैल्यू को सॉल्व किया तो हमें -10 रुपीज। अब सिर्फ ये बताओ, क्या जीरो आया? नहीं ना। लेकिन अब एक सवाल और, क्या आप इसे जीरो बना सकते हो? बना सकते हो जीरो? बिल्कुल। कई कहेंगे बिल्कुल बना सकते जीरो। कैसे बनाओगे स्टूडेंट जीरो? जब मैं इसमें +10 करूंगा तो ये बन जाएगा जीरो। ये जीरो नहीं आया, ये -10 आया। और हाँ स्टूडेंट, ये जीरो कब बनेगा? अगर मैं इसको 10 रुपये बढ़ा दूं तो ये जीरो आ जाएगा, यानी मुझे 10 रुपये बढ़ाने होंगे। और जब मैं 10 रुपये बढ़ाऊंगा स्टूडेंट, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे कितने मेंबर में? 5। यानी जब मैं 10 रुपये बढ़ाऊंगा तो ये 10 रुपये इन 5 मेंबरों में इक्वली बटेंगे। तो बताओ स्टूडेंट, हर एक मेंबर को कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 2 रुपये। हर एक पर्सन को 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। और हाँ, हमने पहले दिया कितना था? 70 रुपये। यानी ये 70 बिल्कुल भी सही वैल्यू नहीं है, हमें 2 रुपये हर एक को देना है। और जैसे स्टूडेंट मैं इसमें 2 ऐड करूंगा तो बताओ हमारा आंसर क्या बनेगा? 72 रुपीज। ये बन गया करेक्ट एवरेज। इसको बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड, ये कहा जाता है इसको। कई होता है ऐसा, यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस, ये +10 आता है तो बढ़ा देते हैं। इसका मतलब है कि हमने 10 रुपये ऐड कर देने। लेकिन उससे पहले की लॉजिक समझो। 45 रुपये थे, हमने उसको 70 दिए, हमने उसको 25 बढ़ा के दिए, 10 बढ़ा के दिए, 70 -10 -10 बनाइए। और मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, इफेक्ट जीरो आना चाहिए। कब आएगा? जब मैं करूँगा +10 और -10 में 10 ऐड करूँगा तो वैल्यू जीरो बढ़ेगी। यानी मुझे 10 रुपये बढ़ाना है, और जैसे मैं 10 रुपये बढ़ाऊंगा 5 मेंबरों में, तो हर एक को 2-2 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वैल्यू बन गई 72। ये हमारा आंसर बन गया स्टूडेंट, ये लॉजिक बन गया है। क्लियर है सबको? क्या कहा गया? बढ़ा हुआ इफेक्ट और घटा हुआ इफेक्ट हमेशा जीरो होगा। और एवरेज यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान वितरण को औसत कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल में जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब इतना नहीं लिखना है, धीरे धीरे देखना, धीरे धीरे चीजों को हम कम करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। मान लीजिए किनेस्ट ने क्या किया, सर मैं एज्यूम एवरेज 80 मान लेता हूं। अब एक काम करते हैं, कम लिखते हैं, इसको 80, इसको भी 80 रुपये, इसको भी, इसको भी और इसको भी। तो मैंने एवरेज 80 रुपये मान लिया। अब आप ये समझा, बार बार 80 नहीं लिखना, तो मैंने एक जगह पे 80 लिख दिया। ठीक है, उसकी बात की कहानी समझो। इसको मिले 45, थे 45 और मिले 80। कितना एक्स्ट्रा दिया बताओ? 50, 60, 70, 80, यानी इसे 35 एक्स्ट्रा मिले। इसके बाद 60 रुपये थे, हमने 80 देने की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 80 देने की कोशिश की, यानी हमने 20 रुपये इसको एक्स्ट्रा दिए। इसके बाद थे 100 रुपये, मिले 80, नुकसान हुआ, यानी -20 रुपये। इसके बाद 35 थे, इसको मिले 80, इसका और ज़्यादा फायदा हो गया, यानी 45 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिल गए। उसके बाद थे 120 और मिले 80, नुकसान हुआ ना स्टूडेंट, कितने का? 40 रुपये का इसका नुकसान हुआ। कुछ नहीं। अब देखो लॉजिक, पहला पॉइंट स्टूडेंट देखो, ये और ये हो गया कैंसिल। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाले में 45 - 40 5, और 5 35 में ऐड होगा, कितना आएगा? 40। ये हो गया। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए स्टूडेंट, पूरी वैल्यू में बहुत ढंग से बना है, क्या जीरो आया? नहीं। जीरो आता तो बिल्कुल करेक्ट होता 80 आंसर। अब बताओ जीरो कब आएगा? जीरो तब आएगा जब हम करेंगे -40, और जैसे माइनस करेंगे स्टूडेंट ये जीरो बनेगा। धीरे धीरे कम लिखना हमें, यानी हमें 40 रुपये कम करने पड़ेंगे ओवरऑल में से। अब
जैसे मैं 40 रुपये कम करूंगा ना स्टूडेंट टोटल में से, तो हर एक का नुकसान होगा। और हाँ, 40 रुपये कम करेंगे, 5 मेंबर में है, तो मुझे बताओ स्टूडेंट हर एक को कितने का नुकसान होना चाहिए बताइए। हर एक को 8 रुपये का लॉस होगा। और जैसे हर एक को 8 रुपये का लॉस होगा, तो यानी हर एक को 80 नहीं मिलेगा, 8 कम करेंगे तो भी वैल्यू 72 रुपीज़ आ गई। ये हमारा आंसर बन गया। कितनी सिंपल टेक्निक है स्टूडेंट एवरेज के लिए, कितना बेहतर लॉजिक है। इसको बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। कई लोग उसको डेविएशन मेथड बोलते हैं, अपनी मर्जी है। इसको हिंदी में कल्पित माध्य कहा जाता है। ये एज्यूम मीन मेथड बन गया। ठीक है, क्लियर होगा सबको? क्या बनाना है? जीरो बनाना है। ठीक है, देखो अगला पॉइंट देखो, इसी में नेक्स्ट लॉजिक। अगला कंसेप्ट मैं चाहता हूं टाइम लगे लेकिन प्रॉपर एक वैल्यू में आए। अब एक चीज मान लीजिए, अब आपको और आसान करना है, इनमें से कोई नंबर मान लो। चलो जल्दी सॉल्व करते। किसी ने कहा सर मैं 60 मान लेता हूं, जल्दी करें सॉल्व। ठीक है, देखो 45 से 60 बताओ कितना, प्लस 15, 15 रुपये ज़्यादा है। बताओ कितना है? 0। 100 से 60 माइनस 40, 40 रुपये कम। 35 से 60 25 रुपये ज़्यादा। 120 से 60 60 रुपये कम। ये वैल्यू हो गई 60 रुपये। उसके बाद पूरी वैल्यू को सॉल्व करते। देखो 15 और 25 अब 15 40, 40 से 40 कट गया। देखो ये आया -60। अब थोड़ा समझना। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ स्टूडेंट, जीरो कब आएगा? जब प्लस करेंगे। बस ये समझो, 60 बढ़ाना है हमें। अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट, अगर मैं 60 रुपये बढ़ाऊंगा तो फायदा तो इन पांचों का होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बताओ स्टूडेंट हर एक को कितने रुपए मिलेंगे? 12 रुपये। और जैसे ही मैं 12 रुपये ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 72 रुपीज़। इसको बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। आज के बाद कोई आपसे एवरेज की बात करेगा ना, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर नहीं कहना है। क्या कहोगे? बोलो बोलो। हम कहेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर तरीके से बांटना। जब बराबर तरीके से बांटेंगे ना, हर एक को हम 72 रुपये देंगे, तब मैं उसको एवरेज कहूंगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन मैं आपको अपने तरीके से बना के देता हूं, ठीक है? उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो मान लो मैं यहां पर कोई भी नंबर, देखिएगा मैंने कहा सपोज 60, 72, 100, 80, ये कोई वैल्यू दे दी है। ठीक है, क्योंकि मैं इन नंबरों पे बिल्कुल अलग ही टाइप आपको बढ़ाऊंगा। सिर्फ मैंने आपको एवरेज का लॉजिक दिया आपको। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक। तरीका नंबर फर्स्ट, ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो। तरीका नंबर सेकंड, ध्यान दीजिएगा, अपने हिसाब से कोई एवरेज मान लीजिए। चलो मैंने 70 मान लिया। कितना एक्स्ट्रा? 10। कितना कम? -2। कितना कम? -30। और कितना कम? -10। 23 60 मिले 70, 10 रुपये ज्यादा मिले। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, कब माइनस करना है ये भी ध्यान दो स्टूडेंट। अगर ज्यादा है और कम दे रहे हैं हम, ये अज्यूम है, तो यानी हमने इसको 2 रुपये कम दिए, ज्यादा थे इसका नुकसान कराया। अब देखो ओवरऑल वैल्यू में ये और ये तो हो गए कैंसिल। -2 -30, ये आ गया -32। अब ये बताओ स्टूडेंट जीरो कब आएगा? जब मैं करूंगा यहां +32। जीरो बनाना है। और स्टूडेंट जैसे मैं 32 बढ़ाऊंगा, 1 2 3 4 इन 4 मेंबरों को फायदा होगा। और इन 4 मेंबरों को जो फायदा होगा वो होगा 8 रुपए का। और जैसे ही मैं इसमें 8 ऐड करूंगा तो बताओ स्टूडेंट आंसर कितना बना? 78 रुपीज़। ये बन गया हमारा एज्यूम मीन मेथड। ये वैल्यू बन गई। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं। जब चैप्टर स्टार्ट होंगे तो हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन अलग टाइप के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया एक्चुअल में एवरेज है क्या। और ये बात कभी मत भूलना स्टूडेंट, बहुत सिंपल टेक्निक एवरेज की, ध्यान देना, इससे बेहतर कोई पॉइंट नहीं है। इन नंबरों में अलग आपको टाइप पढ़ाया जाएगा। खास बात, कम थे ज़्यादा मिले, ज़्यादा थे कम मिले। अगर इफेक्ट जीरो बनाना है तो माइनस में मुझे +32 करना पड़ेगा। और जैसे 32 ऐड करेंगे 4 लोगों में डिवाइड होगा तो 8, हर एक की वैल्यू 8 बढ़ेगी तो एवरेज 8 बढ़ जाएगा। ये हमारा लॉजिक है। क्लियर है सबको? एवरेज समझ गए?
तो आज के बाद जब भी हम एवरेज की बात करेंगे स्टूडेंट, कभी भी डरने की जरूरत नहीं है आपको। अब मैं आपको टाइप 1 करवाता हूँ, एक बेहतर लॉजिक शुरुआत करते हैं टाइप की, और जो आपको एज्यूमेंट मेथड सिखाया गया वो डेफिनेटली किसी टाइप में हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, एक और बात, कई बार क्या होता है स्टूडेंट, एवरेज में ना सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कुछ नहीं पढ़ना आपको, क्लियर है? वो चीज़ें बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, अभी नहीं, वो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जाएगा अभी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन टाइप 1 का पहला सवाल, पहला क्वेश्चन टाइप 1, द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 36 kg। एक क्लास में 24 विद्यार्थियों का औसत भार 36 kg है। When the weight of teacher is also included, जब अध्यापक के वजन को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं, आप हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के हैं, ऐसे हमें सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज द वेट ऑफ टीचर, अध्यापक का वजन बताइए। टाइप 1 एवरेज है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूं स्टूडेंट, क्यों मैंने टाइप 1 में बनाया। इंक्लूड, एवरेज में कौन सी बात पढ़ोगे कि एवरेज में कभी गलती नहीं हो सकती है। पहला हम पढ़ेंगे इंक्लूड, शामिल होना। नेक्स्ट, फिर पढ़ेंगे हम एक्सक्लूड, ग्रुप से बाहर जाना। तीसरा हम पढ़ेंगे इंटरचेंज, अदला बदली, एक ग्रुप में आया उसकी जगह पे एक गया, दो ग्रुप में आया उसकी जगह पे दो गए, दो आए दो गए, तीन आए तीन गए। अगला एरर बेस्ड क्वेश्चन, यानी एवरेज था कुछ, बाद में मालूम चला कि नंबर था और हमने गलती से कुछ और पढ़ लिया। स्टूडेंट, अगर हमने ना एवरेज में इन 4 तरीके के क्वेश्चन में कमांड कर दी तो मैक्सिमम हिस्सा एवरेज में हो जाता है। फिर उसके बाद तो एलिगेशन है ही, एलिगेशन भी हम पढ़ेंगे यहाँ पूरे में। ठीक है, तो पहला मैंने जो टॉपिक उठाया है समझाने के लिए इंक्लूड है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी एक आया ना, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, 10-10 12-12 भी आएंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, फर्स्ट मेथड इस सवाल का, और वो टेक्निक जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। मेरा हमेशा पढ़ाने का एक तरीका होता है, पहला ट्रेडिशनल फिर कंसेप्ट टेक्निक। ठीक है, देखो क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट, पूरी वैल्यू में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 24 और एवरेज वेट है 36 kg। पहला ट्रेडिशनल तरीका, और कोई बड़ी बात नहीं है, आप में से बहुत स्टूडेंट आंसर निकाल भी दिया होगा। ठीक है ना, लेकिन लॉजिक पे ध्यान देना। मैंने कहा एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। और मैंने आपको यह भी कहा कभी भी ट्रेडिशनली सॉल्व करोगे तो टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, टोटल निकालने का तरीका है एवरेज इंटू नंबर, मैंने आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में बता दिया, टोटल सम एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन सीखते हैं। देखो 24 बच्चे हैं, एवरेज 36 है, तो मुझे बताओ स्टूडेंट टोटल कब आएगा, जब हम करेंगे मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा बताओ, 144 यानी 14, 36 दूना 72, 82 और 4 86, 864 kg, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 36 इंटू 4 144, 14 आ गया, 36 दूना 72 और 8 64। अब मुझे बताओ 864 कितने लोगों का वेट है, 24 का। फिर ये कह रहा है क्वेश्चन में व्हेन द टीचर वेट इज इंक्लूड, जब अध्यापक की आयु को शामिल किया जाए। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, अगर अध्यापक को भी शामिल किया जाएगा तो मेंबर 24 से हो जाएंगे 25।
क्लियर है? और ये कह रहा है एवरेज 1 kg बढ़ गया, अभी कितना था 36, अब एवरेज हो गया 37 kg। लेकिन 37 kg 25 मेंबर का हुआ, तो बताओ स्टूडेंट अगर मैं टोटल निकालने जाऊंगा तो मुझे यहां से टोटल वेट मिलेगा 25 इंटू 37 मल्टीप्लाई करते हैं, 25 सत्ता 175, 17 25 75, 85 और 7 92, 925 kg, ये हो गया 925 kg। ये कितनों का वेट 24 का, ये कितनों का वेट 25 का। एक जो नया मेंबर आया उसका वेट कब आएगा, जब 25 के वेट में से हम 24 का वेट माइनस करते हैं। चलिए इसको माइनस करते हैं, 5 - 4 1 और 12 - 6 ये आ गया, तो हमारा आंसर बन गया 61 kg, ये वेट आ गया नए मेंबर का। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। ये तरीका यहां पर के लिए ठीक है, घर में कहानियां बनाने के लिए, सीखने के लिए। एग्जाम में अगर आप इस क्वेश्चन के लिए ये मेथड यूज करोगे ना स्टूडेंट, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, वो भी तब अगर टेबल आती हो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर दो। क्लियर है? और हाँ, हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चन में 36.4 kg हो, ये 37.8 kg आ जाए, ये नंबर तब भी हो सकते हैं। तो एग्जाम में हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि पहले मैं मल्टीप्लाई करूं, फिर या मल्टीप्लाई करूं, फिर माइनस करूं। लेकिन आज जिन स्टूडेंट को ट्रेडिशनली सीखना है तो बिल्कुल जानना जरूरी है। टोटल निकलेगा नंबर इंटू एवरेज से 864, फिर नया टोटल निकलेगा नंबर इंटू एवरेज से 925। ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट सही एवरेज क्या तरीका है, और उसके बाद ना विद इन सेकेंड आप आंसर निकालोगे। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? चलिए देखो, क्लियर है ना? ये हटा दें इसे, चलिए हटा दें। लेकिन तरीके को सीखने के लिए कुछ बढ़िया एग्जाम्पल, चलिए देखो, मान लो ए बी सी डी और ई ये 5 मेंबर हैं, ठीक है? और यहां पर भी मैं अपने अकॉर्डिंग वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं। पहली बात, मान लीजिए इसके पास 42 रुपीज है, उतारना नहीं अभी, बिल्कुल देखो। मान लीजिए इसके पास 28 रुपये हैं, मान लीजिए इसके पास 40 रुपये हैं, इसके पास 100 रुपये हैं, और मैंने कहा सपोज इसके पास 80 रुपये हैं। क्या ये इनका एवरेज है? नहीं। एवरेज यानी बोलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐड करते हैं पूरी वैल्यू को। अब जैसा आप एज्यूम से करना चाहो, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं। देखो 100 और 80, 180 और 40, 220, 220 और 70 कितना हुआ 290। 290 कितने मेंबर में? 5। ये आ गया 38। कई सोच रहे होंगे सर ये ट्रेडिशनल क्यों सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि अभी मेरा मकसद यहाँ पर एवरेज निकालना नहीं, कुछ और सिखाना है। ठीक है? 42 और 28 कितना हुआ? 70 हो गया। 70 और 40 110, 100 210 और 80 290। ठीक है? तो 290 को 5 से डिवाइड किया, 5 जब 25, 4 आ गया, 5 8 40। बताओ 58 क्या है एवरेज? यह है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक काम करते हैं, किसी के बाद पैसा ज्यादा है चाहे कम हो, लेकिन एवरेज 58 का। तो मैंने क्या किया, मान लो इन 5 मेंबर का एवरेज है 58, 58 रुपए। ये वैल्यू बन गई। तो एक बात हम माइंड के अंदर रख लें, अगर एवरेज 58 है तो उसका मतलब नहीं है कि सबके पास 58 है। किसके पास ज़्यादा था, किसके पास कम था, लेकिन जब बराबर बांटा गया हर एक को 58 58 मिले। ठीक है? तो बिल्कुल जैसे हम ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो आप समझ जाना स्टूडेंट, अगर एवरेज 36 kg है, इसका मतलब ये नहीं कि 24 बच्चों में हर एक 36 किलो का है, नहीं। जब चीजें बराबर बटी तो हर एक का वेट 36 आया। ठीक है? देखो, तो मैंने पांचों को 58 58 रुपए दे दिए। अब सुनो, एक नया मेंबर आया ग्रुप में,
5th मेंबर ग्रुप में शामिल होता है। और मान लो इसके आने से ग्रुप में एवरेज 60 का हो जाता है। मान लीजिए इसके आने से औसत 60 रुपये बन जाता है। औसत 60 रुपये बनने का मतलब हर एक को 60-60 रुपये मिले। एक नया मेंबर ग्रुप में आया, एवरेज 60 का हो गया, यानी एफ के आने से 60 और हाँ एफ के पास भी 60 हो गए। अब ठीक है, एवरेज बढ़ा। अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, एफ क्या सिर्फ 60 रुपये लेकर आया? 60 से ज्यादा लेकर आया या कम लेकर आया? ज्यादा लेकर आया। क्लियर है? ग्रुप में आया। अब सुनो, अब मुझे बताओ स्टूडेंट, एफ के पास 60 रुपये नहीं, 60 से ज्यादा रहेंगे। और कितने ज्यादा मैं आपको बताता हूं। एफ के आने से इन सब में से हर एक को 2-2 रुपये का फायदा हुआ। इसको 2 रुपये ज्यादा मिले, इसको 2 रुपये ज्यादा मिले, हर एक को 2-2 रुपये ज्यादा मिले। और हाँ स्टूडेंट, ये 2-2 रुपये कितने मेंबर को? 5। अगर 5 मेंबर में से हर एक को 2 रुपये मिले तो मुझे बताओ स्टूडेंट, इन 5 को ओवरऑल 10 रुपये दिए गए। किसकी वजह से? एफ की वजह से। एफ की वजह से ओवरऑल 10 रुपये का फायदा हुआ इन 5 को, हर एक को 2-2 रुपये। यानी एफ 60 रुपये लेकर नहीं आया। एफ अपने साथ 60 तो लेकर ही आया, साथ में 10 रुपये और लेकर आया, यानी एफ के पास 70 रुपये थे। अब 70 में से 60 तो उसने खुद रखे और बाकी 10 रुपये को इन 5 में बांटा, हर एक को 2-2 रुपये का फायदा मिला। यानी सीधा सा लॉजिक है, अगर ज्यादा है तो बांट दो और अगर कम हुआ तो मांग लो। सिंपल। ज्यादा रुपए हैं, आप देखते होंगे ज्यादा ग्रुप में तो हर कोई बोलता आजा भाई आजा, सबका फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हुआ? 10 रुपये, यानी इसने 70 रुपये जिसके पास रहे होंगे। तो सिंपल लॉजिक हमें ढूंढना है। देखो अगला एग्जाम्पल, इसी में हम आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूं स्टूडेंट, इसी लॉजिक पे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो ए बी सी डी ई और एफ 6 मेंबर हैं और मैं ही कहता हूं कि 6 मेंबरों का एवरेज मान लो 21 रुपए का है। और कई स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर हर बार बढ़ेगा क्या, चीजें घट भी सकती हैं। सबका एवरेज मान लो 21 का है। एक नया मेंबर जी ग्रुप में आया, इसके आने से मान लो एवरेज 24 का हो गया, 24 रुपए का, यानी सबके पास अब 24 रुपए हो गए। तो इतना बताइए, क्या जी 24 रुपए लेकर आया? नहीं, जी 24 रुपए से ज्यादा लेकर आया। कितना एक्स्ट्रा दिया? 3 रुपए का फायदा यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3, 3 और 3, 3 रुपए कितने मेंबर को? 6। तो बताओ स्टूडेंट, 6 इंटू 3 कितना? 18 रुपए एक्स्ट्रा लेकर आया था जी। और जी के बाद 24 रुपए नहीं थे, 24 से 18 रुपए और थे। तो बताओ आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? 42 रुपीज। ये हमारा आंसर बन जाएगा। यानी ओवरऑल जी 42 रुपए लेकर आए। इसका मतलब जी को ग्रुप में आने के लिए पैसे बांटने पड़ेंगे और एवरेज बना, तो ये 42 रुपीज जी के पास पैसा आ गया। कोई कहेगा सर अगर कम होता इनका नुकसान होता, फिर तो इसका मतलब फिर जी 24 से कम रुपए लेकर आया। सीधा सा लॉजिक। अभी चीजें बढ़ रही हैं और जैसे घटेंगी वो भी हम सीखेंगे। पहला पॉइंट ध्यान देना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर हर एक को 3-3 रुपए का फायदा हुआ स्टूडेंट, 6 मेंबरों को 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ जी की वजह से। यानी जी 24 रुपए के साथ 18 और लेकर आया, यानी जी के पास 42 रुपए थे। ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? समझ गया लॉजिक को? चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अब चीजों को समझने की कोई बहुत सिंपल, मैं आपसे कह रहा हूं ना, मान लीजिए ए बी सी डी और ई 5 मेंबर हैं, हर एक के पास मान लो 40 रुपए हैं। मान लीजिए एफ ग्रुप में आया और एफ के आने से मान लो आप 39 हो गए।
क्या F 39 लेकर आया? बिल्कुल नहीं। F के आने से देखो इन सबको 1-1 रुपए का नुकसान हो रहा है। 5 मेंबर में अगर 1-1 का नुकसान हुआ तो 5 रुपए का, यानी F के पास 39 से 5 ज्यादा नहीं 5 कम होंगे, यानी F 34 रुपीज लेकर आया होगा और 5 रुपए उसने इन पांचों से मांग लिए और इनको भी 39 पे पहुंचा दिया और खुद भी 39 पे आ गया। तो ये एवरेज की खास बात है और इसी को ही स्टूडेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। जब भी हम बात करते हैं एवरेज की, ये है एक समान वितरण, चाहे हम इस एग्जाम्पल को लें चाहे हम इस एग्जाम्पल को लें, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम एवरेज को पढ़ेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर ये 60 में आया है और इसके आने से इन पांचों को अगर 2-2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो ओवरऑल 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है इन पांचों को, यानी F 60 में 10 रुपए और लेकर आया, यानी 70 रुपीज लेकर आया, ठीक है। अब एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, क्या लिखना है चलिए मैं आपको बताता हूं। सीधे क्वेश्चन में आते हैं, उसके बाद देखो 5 मेंबर एवरेज 58 का, उसके बाद एक नया मेंबर ग्रुप में आया, उसके आने से एवरेज 60 का हो गया। 60 का एवरेज कितनों का? 5 का नहीं, पूरे 6 का। सुनो अब मुझे बताओ स्टूडेंट, एवरेज कितना बढ़ा? 2 रुपए, ये वो 2 रुपए हैं और 2-2 रुपए का प्रॉफिट कितने मेंबरों में? 5। अगर 2-2 रुपए का प्रॉफिट 5 मेंबरों में तो टोटल कितने रुपए हैं? 10 रुपए। यानी जो छठवां मेंबर होगा नया मेंबर, वो 60 रुपीज लेकर नहीं आया, इसके आने से उन पांचों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉफिट हुआ। तो इसके बाद 60 रुपए तो थे ही, इसके साथ साथ 10 रुपए और थे, हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 70 रुपए। ये लॉजिक बन गया। सेम कहानी बनी इस तरीके से, तो 58 था, 2-2 रुपए बढ़ा गया 10 रुपए और 60 में हम 10 ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो क्या बनेगा? 70 रुपीज। ये हमारी ओवरऑल वैल्यू बनेगी। ये लॉजिक हो गया। क्लियर है सबको? ठीक है। इसी में देखिएगा, इस एग्जांपल में देखना स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। इसी में देखो 6 मेंबर थे, 6 मेंबर का एवरेज 21 का। एक नया मेंबर आया, इसके आने से एवरेज 24 का। तो मुझे बताओ स्टूडेंट, इन 6 मेंबरों में हर एक को 3-3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 3 रुपए का प्रॉफिट कितनों को? 6। तो बताओ 6 थे कितना? 18 रुपए एक्स्ट्रा। तो ये छठवां मेंबर से 24 लेकर नहीं आया था, ये 24 में 18 रुपए और लेकर आया था, तो आंसर बन गया 42 रुपीज। ये आंसर आ गया। सिंपली और बेस्ट टेक्निक, यानी जो नया मेंबर आएगा ना, वो पैसा देगा, सब में बटेंगे। दैट इज कॉल्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब कई बार देखना, मान लो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस है, इसमें आपके 10 नंबर, इसमें 15 नंबर, मान लो इसमें 20 हैं और इसमें आपके 40 आ जाते हैं। इसकी वजह से इन तीनों का भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो वही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसी को ही स्टूडेंट्स एवरेज कहा जाता है, ठीक है। चलिए आइए वापिस क्वेश्चन में, आप करें आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व। चलो देखो, बहुत कम वक्त पे, उसके बाद विदाउट पेन सीखते हैं। 24 बच्चों का एवरेज 36 केजी। एक नया मेंबर आया टीचर, एवरेज 1 बढ़ गया, यानी कितना? 37। 37 पूरे 25 मेंबर का है, जो नया आया वो भी 37 में है। अब ध्यान से सुनिएगा और अगले बार से कम कम लिखना हमें। इसके आने से एवरेज 1 केजी बढ़ा, यानी टीचर के आने से 24 स्टूडेंट को 1-1 केजी का फायदा हुआ। कितने मेंबर को? 24 मेंबर को, यानी ओवरऑल 24 केजी का प्रॉफिट दिया टीचर ने। तो मुझे बताओ स्टूडेंट, टीचर का वेट 37 से ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। कितना ज्यादा? 24। और जैसे इसमें 24 ऐड करेंगे तो बताओ आंसर कितना आ गया? 61 केजी। ये होगी टेक्निक। कम होता तो हम माइनस करते,
बढ़ रहा है। अगर 1-1 kg बढ़ा और 24 मेंबरों में बढ़ा तो 24 kg बढ़ा, और जैसे 24 ऐड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू बन गई 61 kg। ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर है? टीचर आया, उसने अपनी उम्र बच्चों के नाम कर दी, कितना कितना 1-1 किलो सबको दिया, अपने वेट 24 स्टूडेंट्स को टोटल 24 kg बांट दिया, और खुद आ गया 37 पे, जबकि रियल में वह 61 kg का था। ये लॉजिक हमारा बन गया। और मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, बैटिंग एवरेज मैक्सिमम क्वेश्चन इस लॉजिक पे चलते हैं। एक बैट्समैन का इतना एवरेज था, बाद में एक और इनिंग्स आ गई, पूरा लॉजिक बनेगा ये पूरा, ये आपकी टेक्निक हो गई। क्लियर है? समझ गए पूरे लॉजिक को? और आसान करना चाहोगे? देखो तो मैं आपको सिखाता हूं, आपने क्वेश्चन में ही क्या करना है। देखो कम से कम लिखना है, कितना बड़ा 1 kg, बस। कितनों में 24, 24 इंटू 1 बन गया 24। अब सुनो, टीचर के आने से एवरेज कितने का हुआ था? 37 का। 36 से 1 बढ़ गया 37। टीचर 37 kg का नहीं, 37 से 24 ज्यादा, और जैसे 24 ऐड करेंगे तो आंसर क्या बन गया? 61। ये हमारा आंसर आ गया। कोई पेन वर्क नहीं, कम से कम शब्दों में आंसर निकल गया। ये लॉजिक बन गया। क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा स्टूडेंट जल्दी से। कोई पेन वर्क नहीं, जल्दी से जल्दी बताइए। 14, 15, कितना बढ़ा? 1। कितनों में? 30। टोटल 30 बढ़ा, 30 ऐड कर दो, 30 और 15 कितना हुआ? 45। लो जी आंसर आ गया। सिंपल। कहां टाइम लग रहा है इन क्वेश्चनों में? सिंपल सा लॉजिक देखो, 30 का एवरेज 14, एक नया मेंबर आया, एवरेज हो गया 15 का, कितना इंक्रीज हुआ? 1। 1 ईयर का प्रॉफिट कितनों में? 30 में। अगर 30 का प्रॉफिट हुआ तो उसका अंदर टीचर इससे 30 ज्यादा, यानी कितना रहा होगा? 45। ये हमारा आंसर बन गया। कम से कम लिखिए, बहुत इजीली आप वैल्यू को सॉल्व कर पाएंगे। ये टेक्निक है। टीचर के आने से जो एक्स्ट्रा जाएगा सब में इक्वल बटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ जल्दी। पुराना एवरेज कितने का था? 14 का। बताओ कितना हुआ? 15। मैं चाहूंगा मुझसे जल्दी अटेम्प्ट करना। 1 ईयर बढ़ा, और 1 ईयर किसमें? 34 में। 34 बढ़ेगा, 34 ऐड कर दो, कितना का आंसर है स्टूडेंट? 49 आंसर आ गया। सिंपल, थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। भाई ये रिदम आपको बना, लेकिन हाँ उस रिदम से पहले जो नींव है ना वो मायने रखती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा। बिल्कुल आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।